मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 31 जनवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहां पे लेके आए हैं। एक बार देख लेते हैं ब्रीफली कौन कौन से टॉपिक करेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रह्मोस डील के बारे में। पहले इसके बारे में हम लोग अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा उसी के अंदर एक हल्का सा एडिशन रहेगा, थोड़ा इसको जानेंगे। फिर रहेगा, देखिए डिजिटल है, डिजिटल नहीं है, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग आप देख लेना, थोड़ा सा मेरे से शायद मिसप्रिंट यहाँ पे हो गया। खैर डिजिटल आईडीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिया में हम लोग सरकार ने बहुत ही जबरदस्त एक इनिशिएटिव लिया है, डिजिटल इंडिया के तहत ही इसको हम लोग चलाएंगे और अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री के साथ में खड़ा हो जाएगा। इस इनिशिएटिव के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी होने वाला है और यहां से मुझे ऐसा लगता है कि मेंस में आपके ये टॉपिक काफी काम आ सकता है। देखिए जब भी कोई नई चीज होती है ना, डिजिटल इंडिया या कोई टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है या कोई नई चीज इंक्लूड की जाती है, वहां से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो प्रीलिम्स में तो खैर बन ही सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेंस में भी आपको यहां पे एक दो पॉइंट देके जरूर जाएगा। फिर बात करते हैं आगे आज के ज्योग्राफी सेक्शन से बॉम्ब साइक्लोन के बारे में। देखिए ऑलरेडी हम अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं, एनसीईआरटी में आपको मैं बार बार पढ़ा चुका हूं। लेकिन ये बॉम्ब साइकिल क्या है कि नई टर्म है, आपको जानने को मिलेगी, मजा आएगा इसको करने में। यूएसए से रिलेटेड है, बेसिकली इंडिया से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, कुछ ना कुछ आपसे वो पूछ सकता है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स पहले अच्छी खासी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। G7 ने G20 में एक नया मिनिमम ग्लोबल टैक्स को इंट्रोड्यूस करने की बात की थी, इंडिया भी उसका एक पार्ट था। इसी के बारे में आज का छोटा सा एक एडिटोरियल सेक्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है, थोड़ा आपका रिपीट हो जाएगा ना। फिर बात करेंगे नॉर्ड स्ट्रीम 2, भैया आजकल फिर से न्यूज में है, 2 महीने पहले भी न्यूज में थी, क्योंकि यूक्रेन वाला इशू इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, उसीलिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी काफी ज्यादा न्यूज में है। डेफिनेटली देखिए मेंस में तो मुझे नहीं लगता ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर कुछ यूरोपियन क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली फिर आप नॉर्ड स्ट्रीम का एग्जांपल वहां पे दे सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स में शायद वो कहीं ना कहीं आपसे एंगल यहां पे घुमा के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। फिर एक बजट को लेके आज के एडिटोरियल सेक्शन है, हालांकि इसमें सरकार को काफी गाली गलौज किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिटिकल एनालिसिस में हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, तो यहां पे थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे बजट वाले, क्योंकि कल 1 फरवरी को 11 बजे सुबह 11 बजे सीतारमण जी बजट पेश करने वाली हैं। उस बजट में क्या होना चाहिए, किस चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा इस एडिटोरियल में करेंगे। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि 2 दिन पहले भी हम लोगों ने बजट के बारे में पढ़ा था, जब मैंने आपको बजटिंग प्रोसेस बताई थी, बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है ना, वो सारी चीजें थोड़ा इसको देखेंगे। और 2-4 हमारे पास कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं जो कि टाइम की कमी की वजह से हम लोग क्लास में नहीं कर पाए, लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि समय नजदीक आ गया है ना, तो हम लोग कर रहे हैं टेस्ट सीरीज की स्टार्ट। तो कल बजट के साथ साथ हम लोग अपना भी एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। कल से हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, 32 टेस्ट हम यहां पे लेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाई जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का मतलब ये होता है, इसमें आपका करंट अफेयर कवर करवाया जाएगा, इसमें आपकी एनसीईआरटी कवर करवाई जाएगी, इसमें आपका बेसिक्स कवर करवाया जाएगा, इसमें आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा। और ये टेस्ट इस तरह से कवर किए गए हैं कि कम से कम 3 से 4 बार आपका पूरा सिलेबस यहां पे कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो आजकल टेस्ट सीरीज में देखते हैं बच्चे, वो क्या है, डिस्कशन। फैकल्टी के साथ आप डिस्कशन भी कर सकते हो। अगर टेस्ट देने के बाद आपके मन में कोई डाउट है, फैकल्टी के साथ उसको डिस्कस कर सकते हो। हां, लेकिन अगर आपको 1-to-1 डिस्कस करना है तो उसके लिए आपको मेंटरशिप सेशन लेना पड़ेगा। फैकल्टी के साथ बैठ के फेस टू फेस सारी बातों पे चर्चा कीजिए। कोई भी किसी चीज की दिक्कत हो, फैकल्टी के साथ डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप मेंटरशिप भी ले सकते हो और दोनों प्रोग्राम को कंबाइन करके भी ले सकते हो। वैसे सेपरेटली लेना है सेपरेटली ले लीजिए, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप 2022 के लिए सीरियस कैंडिडेट हो, तैयारी करना चाहते हो, तो फिर तो आप दोनों प्रोग्राम को ले लीजिए, आपकी बहुत हेल्प करेगा। और इसका लिंक आपको कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन करो और हम लोग वहां क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एक नया एडिशन शुरू किया है, आज के दिन क्या था, वैसे कुछ खास के दिन खास हुआ नहीं, लेकिन मुझे याद है उस समय मैं कॉलेज में हुआ करता था, 2008 की बात है ये। उस समय क्या हुआ था, मेरे कॉलेज का ना एकदम से नेटवर्क बंद हो गया था, इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया था। तो जब थोड़ा सा फोन वोन करके पूछा तो पता चला भैया पूरे देश में ही इंटरनेट बंद हो गया है। पूरे कंट्री में लगभग 60 से 70% कंट्री में इंटरनेट बंद हो गया था आज के दिन 2008 में।
क्योंकि मुझे पता है कि मेरे एक गांव से मेरे एक भैया थे बड़े, वो किसी कॉल सेंटर में काम करते थे गुड़गांव में, काफ़ी सीनियर पोजीशन पे थे। तो उन्हों का उस दिन कॉल आया था, उन्होंने भी मुझे कहा कि कॉल सेंटर्स में भी इंटरनेट बंद हो गया है। तो पूरे कंट्री में 60 to 70% एरिया में इंटरनेट बंद था आज के दिन, क्योंकि जो फाइबर लाइन जो मेडिटेरेनियन ओशन से जो इंडियन ओशन के होते हुए इंडिया में आती है ना, बहुत सारी लाइन होती है जो अंडर सी केबल जिसको हम लोग बोलते हैं, कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं, उनके अंदर कुछ डैमेज हो गया था। उस डैमेज की वजह से इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया था। तो ये मुझे थोड़ा सा आज के दिन न्यूज़ है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है। अदरवाइज आज मेजर सोमनाथ शर्मा जी, ठीक है, इनकी आज जो है जन्मदिन है। और ये कोई आम आदमी नहीं है भैया, ये इंडिया के पहले ऐसे शहीद हैं जिनको परमवीर चक्र मिला था, ठीक है। 99 में आजकल आपने वो मूवी जो चल रही है ना, विक्रम बत्रा, वो तो आपने देखी होगी, वो भी इनके एरिया से ही बिलोंग करते हैं। तो भैया मतलब बहादुर सपूत पैदा होते हैं, तो उत्तराखंड से थे ये, ठीक है। तो सोमनाथ जी जो है मेजर, एक कंपनी थी 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट में। तो 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, उस समय ये वहाँ पे लड़ रहे थे, शहीद हुए, और इनके मरणोपरांत, मतलब जिसे कहते हैं पोस्थमसली, हिंदी में मरणोपरांत कहते हैं, परमवीर चक्र दिया गया। तो बहुत ही आज इनका बर्थडे है। तो सारे के सारे बच्चों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो है वंदे मातरम या जय हिंद, जो भी आपको ठीक लगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। वीडियो को लाइक किया करो यार, लाइक जो है थोड़े कम आते हैं, व्यू ज्यादा आते हैं, लाइक कम आते हैं। तो वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो। शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी है। जो आदमी ज्ञान को बांटने में कंजूसी करता है ना, तो भैया ज्ञान भी उसके दिमाग में आने में कंजूसी करता है फिर। तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, भर भर के शेयर किया करो दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज की। देखिए ब्रह्मोस, ये ब्रह्मोस भैया इंडिया का गर्व है, मतलब इंडिया का प्राउड है ब्रह्मोस। क्यों है प्राउड? दुनिया की सबसे फास्टेस्ट, सोचो, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एडवांस एक क्रूज मिसाइल है। मैं आपको पहले ही मिसाइल्स के बारे में बता चुका हूं। क्रूज मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, बता चुका हूं ना। बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो कि नीचे से ट्रेवल करती है और इस तरह से इस ट्रेजेक्ट्री में जाती है। जैसे जब खजूर के पेड़ पे आप ऐसे नीचे से पत्थर मारते हो ना, तो जो आपके पत्थर की ट्रेजेक्ट्री होती है वो बेसिकली बैलिस्टिक होती है। ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, और यहां पे किसी के सर के ऊपर भी गिर जाती है। लेकिन क्रूज मिसाइल ऐसी नहीं होती है। क्रूज मिसाइल जो है वो सरफेस के क्लोज में ट्रैवल करती हैं और बहुत फास्ट ट्रैवल करती है। हालांकि क्रूज मिसाइल की रेंज उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी बैलिस्टिक की होती है, लेकिन इफेक्टिव बहुत होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल है भैया ब्रह्मोस हमारी, और बहुत ही दुनिया की सबसे एडवांस भी है। अभी हम इसका एक और एडवांस वर्जन बना रहे हैं, जहां पे हम इसकी स्पीड भी बढ़ाएंगे और इसकी रेंज भी बढ़ाएंगे। उस रशिया के साथ मिलकर हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो इंडिया में जो ब्रह्मोस रिवर है उसके कॉम्बिनेशन से, और रशिया की जो मोस्कवा रिवर है उसके कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने ब्रह्मोस को बनाया है। तो इंडिया, हम आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो, जब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो बहुत एडवांस कंट्री नहीं है। ज़्यादातर हम अपने वेपन्स वगैरह को इंपोर्ट करते हैं, रशिया से करते हैं, फ्रांस से करते हैं, इजराइल से करते हैं, यूएसए से करते हैं। तो इंडिया एक्सपोर्ट कंट्री नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है हम वेपन्स बनाएं और एक्सपोर्ट करें। उसी कड़ी में फिलीपींस के साथ हम लोगों ने पहली डील की थी, थोड़े समय पहले ही $375 मिलियन की डील किया था। और फिलीपींस की नेवी, याद रखो, नेवी को हम लोगों ने ब्रह्मोस को देने की बात की थी। अभी इसी डील को हम लोग एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, और अभी फिलीपींस की आर्मी, देखिए पहले नेवी को दिया था, अब हम लोग आर्मी को भी देंगे। तो ये डील भी शायद अभी कुछ दिनों में शायद वो फाइनलाइज हो जाए, तो नेवी को भी और आर्मी को भी, दोनों को ये मिल जाएगी। फिलीपींस की आर्मी को, ध्यान रखो, ये कई बार कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वो आपको ऑप्शन में देगा, फिलीपींस देगा, वियतनाम दे सकता है, कंबोडिया दे सकता है, लाओस दे सकता है, क्योंकि ये वही कंट्री है जिनका चाइना के साथ पंगा चलता है। तो फिलीपींस के साथ हमारी जो दोस्ती है वो बेसिकली इसके बाद रिश्तेदारी में बदल जाएगी, और चाइना हमारा कॉमन एक एनिमी है, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग डील कर सकते हैं। तो ये जो है पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। तो थोड़ा सा ब्रह्मोस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको जो मैं सजेस्ट करूंगा एक चीज, वो क्या है, देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ये रैमजेट सुपरसोनिक, मतलब ये रैमजेट इंजन के ऊपर बात करती है। देखिए रैमजेट इंजन जो है बहुत ही एडवांस इंजन है, और इससे भी एडवांस एक इंजन होता है जिसे कहते हैं स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट, तो आपकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ना, वहां पे स्क्रैमजेट इंजन, रैमजेट इंजन बहुत ही एडवांस टॉपिक है।
एडवांस इन द सेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एग्जाम के लिए आपको पढ़ना रहता है। थोड़ा सा आप रैमजेट इंजन के बारे में और स्क्रैमजेट इंजन के बारे में जरूर पढ़ें। आपकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले नोट्स हैं वहां पे इसको ऐड करें, ठीक है। देखिए वैसे आपको बता देता हूं कि ये जैसे ये मान लो इंजन है, ये इसका पार्ट है। तो जनरली इंजन में क्या होता है, कंप्रेसर लगा होता है। वो कंप्रेसर क्या करता है, जब एयर आती है तो उस एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद जो हमारा उसके अंदर फ्यूल होता है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, उसके अंदर आग लगती है जिससे एनर्जी पैदा होती है। लेकिन जो रैमजेट इंजन होता है ये क्या करते हैं, ये इसके अंदर जो है जो प्रेशर पैदा होता है ना, वो नेचुरल प्रेशर पैदा होता है। आप सोच के देखो, जब कोई जहाज मतलब जो हमारा जो जेट प्लेन होता है वो बहुत हाई स्पीड के साथ उड़ता है ना, तो उसके अंदर हवा एंट्री करती है ना। जब आप गाड़ी में ट्रैवल करते हो तो आप खिड़की खोलते हो, हवा आती है ना, आती है। अब वो जब इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करता है तो बहुत ही स्पीड के साथ हवा आती है, और ये जो नेचुरल स्पीड होती है ना हवा की, उसी से प्रेशर क्रिएट होता है। तो एक्सटर्नल हम लोग कंप्रेशन नहीं लगाते हैं, तो उसमें थोड़ी ऑक्सीजन होती है, कुछ फ्यूल होता है, हाइड्रोजन वगैरह, और उसके अंदर वो आग लग जाती है, तो एक उसकी वजह से होता है। तो थोड़ा सा देखिए, डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि 1 घंटे का पूरा टॉपिक है, लेकिन आपको सिर्फ मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी और रैमजेट टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूर पढ़ें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट मूव्स प्लान टू लिंक डिजिटल आईडीज। देखिए मामला पूरा क्या फंसता है। मामला ये है कि देखिए अभी आपको पैन कार्ड मान लो बनवाना है तो आपको अलग से वेबसाइट पे जाना पड़ता है। आपको आधार बनवाना है तो उसके लिए आपको अलग से आईडी पे जाना पड़ता है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है उसके लिए आपको अलग से वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, है ना। आपको कुछ और कोई बैंक की कोई और सर्विस लेनी है तो उस बैंक की अकाउंट आपकी वेबसाइट पे आपको जाना पड़ता है। तो जितनी भी सर्विस आपको लेनी पड़ती है सभी के लिए अलग अलग पोर्टल्स बने हुए हैं। हर पोर्टल में जाना पड़ता है आपको, हर पोर्टल पे आपको अपनी आईडी बनानी पड़ती है, पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, फिर वो आपको सर्विस मिलती है। और हमारे मतलब कितनी मतलब हंड्रेड्स ऑफ सर्विस हमारे पास हैं जो चाहिए आपको। किसी को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को डीएल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, दुनिया भर की चीजें होती है ना। तो सरकार ने क्या किया, उन्होंने क्या कहना है कि देखिए भाई, और बहुत बार लोग ऐसे होते हैं जो डिजिटली विजिट नहीं कर सकते, उनको ऑफिस में विजिट करना पड़ता है, राइट। तो दुनिया भर के डिपार्टमेंट हमारे पास यहाँ पे हैं। तो होता क्या है, सरकार ने कहा कि मैं इस सारे पंगे से आपको दूर निकाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, आपकी एक सिंगल डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहा हूं, सिंगल डिजिटल आईडी। उसके अलावा आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे जाना है, उस एक प्लेटफॉर्म पे एक आईडी क्रिएट करनी है और हर सुविधा आप वहां से ले सकते हो। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी वो आपको एक ही पोर्टल पे मिल जाएंगी। हो सकता है कोई मोबाइल ऐप भी हो, वो आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करो, जो सर्विस चाहिए भैया आप उसको ले लो। तो ऑफिस के चक्कर काटने की आपको जरूरत नहीं है, लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। और जब लाइन में खड़े होते तो करप्शन भी होता है। तो जब आपकी डिजिटल आईडी बन जाएगी, सर सुविधा आपको वहां से मिल जाएगी, तो आप जो है एक ही प्लेटफॉर्म से सारी सुविधाएं ले सकते हो। तो ये जो सिंगल यूनिक आईडी बनाने की बात चल रही है, सरकार जो है इसको एक लॉन्च करने की बात कर रही है बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है। तो EKYC जो सर्विसेज होंगी बेसिकली, जहां पे आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, जो जैसे आपको मान लो रेलवे बुकिंग करनी है, आपको फ्लाइट बुक करना है, आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डीएल चाहिए, ना दुनिया भर की सर्विसेज होती हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म आपका काम आएगा। अभी हम लोग क्या, जैसे अब कोई स्टूडेंट है, टीचर, फार्मर, ओनर, एंटरप्रेन्योर, सबसे है ना, सभी के पास अपनी अपनी अलग आईडी होती है। लेकिन अब हम इसको एक ही आईडी बनाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा, पेपरलेस हो जाएगा, ठीक है। सिंगल विंडो डिजिटल सोल्यूशन है बेसिकली सभी सिटीजन्स के लिए। तो हमारा जो डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं, उसके तहत हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी है, मेती जिसको कहते हैं, ठीक है, वो इस प्रोग्राम को यहाँ पे लेना चाहती है, ठीक है जी। कहता है जैसे आपको मान लो रेलवे की टिकट बुक करनी है, आप यहाँ से उसी आईडी से करवा सकते हो, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपको वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक करना है, वो कर सकते हो। आपको अपना ITR फाइल करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। आधार को लिंक करना है, जो भी करना है, एक ही चीज से आप कर सकते हो। ऑफलाइन क्यूज विल शिफ्ट टू द ऑनलाइन, ठीक है। तो जो पहले ऑफलाइन में आपको लाइन लगानी पड़ती थी, अभी आप ऑनलाइन में लाइन लगाओगे, तो इससे आपका जो है वो समय भी बचता है। जैसे मान लो मुझे आज अगर किसी ऑफिस में जाना है तो मैं ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं, सुविधा आपको मिलने वाली है। तो करप्शन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कम होगा। अब जब सरकारी दफ्तर में जाते हो तो वहाँ पे जो चपरासी होता है या कोई भी ऑफिसर भी होता है, वो आपसे क्या मांगता है, घूस मांगता है, पैसा मांगता है किसी भी सर्विस के लिए। लेकिन डिजिटल में ये सब खत्म हो जाएगा, राइट, क्योंकि उनके हाथ में पावर ही नहीं रहेगी, सारी पावर तो ऑनलाइन चली जाएगी। तो बहुत ही एक जबरदस्त सिस्टम होने वाला है, रेवोल्यूशनरी होगा। अगर इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो तभी होता है। हालांकि हमारे समझ, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आइडियाज लोगों के पास बड़े बड़े होते हैं,
इंप्लीमेंटेशन की हमारे यहाँ पे समस्या है। तो लेट्स होप कि इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। चलिए, और ये कोई एक अलग आईडी बन के ना रह जाए, एक सॉल्यूशन बने बढ़िया से, तभी तो ट्रू मायने में जो है डिजिटल इंडिया होगा। चलिए, बॉम्ब साइक्लोन हिट्स ईस्टर्न यूएस, ट्रिगर्स ट्रांसपोर्ट केओस एंड आउटरेज। देखिए हुआ क्या ना, अमेरिका के अंदर अभी देखिए विंटर चल रहा है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो अमेरिका में भी विंटर चल रहा है। तो वहाँ पे हुआ क्या, जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ के अमेरिका में, वहाँ पे जो है स्टॉर्म आया। स्टॉर्म में ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो है 5-7 घंटे के अंदर ही 2-3 फीट मोटी जो है परत जम गई स्नो की। इतना ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ, और सिर्फ स्नोफॉल ही नहीं हुआ, स्नोफॉल के साथ जो है विंड भी चली, बहुत हैवी विंड। और जब बहुत हैवी विंड के साथ स्नोफॉल होता है उसे कहते हैं बॉम्ब साइक्लोन। और साइक्लोन का आपको सबको पहले से पता ही है ना। साइक्लोन कब क्रिएट होता है, जब लो प्रेशर क्रिएट होता है। जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंटी साइक्लोन। तो हम यहां पे साइक्लोन की बात कर रहे हैं, इट मींस लो प्रेशर। तो जब 24 घंटे के अंदर ही जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 24 मिलीबार तक चला जाए, इतना ज्यादा ड्रॉप हो जाए, तो उस समय सिचुएशन हो जाती है बॉम्ब साइक्लोन वाली। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे गिरता है। लोअर द प्रेशर मोर पावरफुल द स्टॉर्म, आपको पता ही है, क्योंकि साइक्लोन का सीधा सीधा रिलेशन जो है वो प्रेशर के साथ होता है। जितना कम प्रेशर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग साइक्लोन होता है, चाहे आप ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करो, किसी भी साइक्लोन की बात करो। ठीक है, दिस कैन हैपन व्हेन अ कोल्ड एयर मास कोलाइड विद द वार्म एयर मास। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप अमेरिका की बात करते हो तो यहां पे क्या है, ये आपका अटलांटिक ओशन है और ये आपका जो है लैंड वाला पार्ट है। तो लैंड वाले पार्ट में जो है वहां पे हवा ठंडी है, तो यहां पे हो गया आपका कोल्ड एयर मास। लेकिन ओशियंस में जो है कंपैरेटिवली टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहां पे हो जाता है वार्म एयर मास। और आपको पहले से पता है ज्योग्राफी वाले कॉन्सेप्ट में कि जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में मिलते हैं तो यहां क्या होता है, साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट होती हैं। साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट होती है मतलब साइक्लोन जनरेट होता है। और इस समय जो साइक्लोन वहां पे जनरेट हुआ है इसे कहा गया है बॉम्ब साइक्लोन। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले भी आता रहता है, लेकिन इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही सीवियर आ गया। तो वहाँ पे सड़कों पे न्यूयॉर्क में और जो भी सिटीज़ वहाँ पे पड़ती हैं भैया, इवन आपका मायामी बीच तक पूरा स्नोफॉल आ गया, 2-3 फीट का एकदम स्नोफॉल है। गाड़ी वाड़ियाँ पूरा जाम हो गई हैं, सब कुछ वहाँ पे कियोस हो गया है। बिजली नहीं है एक्चुअली, बहुत सारी जगह पे वहाँ पे बिजली चली गई और हॉस्पिटल्स वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो थोड़ी सी मामला काफ़ी सीरियस हो गया है। खैर आगे बढ़ते हैं, वो तो कुछ खास टॉपिक था नहीं, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर टू नोट, देखिए कोई खास चीज़ तो वैसे यहाँ पे है नहीं, फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, ठीक है, इस अभी जब ये लॉन्च हुई तो इसमें कहा गया कि इंडिया इज नाउ अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देखिए ये उनको बताने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही पता है कि इंडिया काफ़ी अनइक्वल सोसाइटी है। एक समाज का तबका ऐसा है जिसके पास इतना पैसा है उसको यही नहीं पता पैसा कहाँ खर्चा करूं, और एक समाज का तबका ऐसा है जिसके पास 2 समय का खाने का रोटी नहीं है। तो बहुत अनइक्वल सोसाइटी है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो टॉप 10% पॉपुलेशन है ना भैया, उनके पास पता कितना पैसा है, 57% इनकम है। टॉप 1% मतलब अंबानी, बिरला, अडानी, टाटा, इनके पास जो है हमारी कंट्री का 22% इनकम है, जबकि बॉटम 50% के पास सिर्फ और सिर्फ 13% है। आप समझ ही सकते हो इस डेटा से। डेटा बहुत जरूरी होता है आपकी आंख खोलने के लिए, ठीक है। डेटा से आप सीधा सा कंक्लूजन निकाल सकते हो, ठीक है, और ये रिलायबल डेटा होता है, ठीक है। कहता है कि जो इनइक्वालिटी है आज वो इस चरम तक पहुंच चुकी है कि जब हम लोग ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हुआ करते थे ना, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, उस समय से भी ज्यादा हो गई है जितनी उस समय इनइक्वालिटी हुआ करती थी। तो सोच सकते हो कि हालत सामाजिक जो है कितनी ज्यादा खराब हो गई है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए यहां पे एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो भी डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, मतलब जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, है ना, इन कंपनीज के ऊपर आप जो है टैक्स लगाइए, जिसे आप कॉर्पोरेट टैक्स कहते हो ना। कॉर्पोरेट टैक्स भी जो है वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब अगर डायरेक्ट टैक्स में आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनीज की प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाते हैं। अगर उस कंपनी का जो टोटल टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो उसके ऊपर 25% लगाया जाता है। अगर 250 करोड़ से ज़्यादा है तो 30% लगाया जाता है। अब समझने की बात यह है कि आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये जो कंपनी वाले होते हैं ये भी बहुत चालू होते हैं। चालू इन द सेंस कि ऐसे तरीके निकाल के रखते हैं कि अल्टीमेटली इनको 0% टैक्स पे करना पड़ता है।
क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी एग्जाम्पशंस होती हैं, छूट होती हैं, बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, तो ये उसके लूप होल्स का फायदा करके बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं। ये मतलब कुछ ऐसे तरीके निकाल लेते हैं, और अगर तरीका नहीं निकाल पाते तो फिर भैया वो ब्लैक मनी जनरेट करना शुरू कर देते हैं, ऑफशोर अकाउंट ओपन कर लेते हैं, वो जो हमारे टैक्स हेवन्स होते हैं वहाँ पे। अभी देखा होगा आपने, है ना, पहले पनामा पेपर लीक हुए थे, इस बार भी पेपर लीक हुए जिसमें सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और भी बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं। उन्होंने वहाँ पे कंपनियाँ खोल रखी हैं, है ना, वो जाली, वो काले धन को सफ़ेद करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें। बहुत अनफॉर्चुनेट होता है लेकिन करते हैं लोग। खैर, तो हुआ क्या कि ये जो आपको अभी 25 और 30% नजर आ रहा है ना, एक समय ऐसा हुआ करता था जब ये 50-50% तक हुआ करता था, लेकिन सरकार ने फिर वो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, कंपटीशन के नाम पे और प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा पावर देने के नाम पे, उनके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के नाम पे सरकार ने इसको कम कर दिया। अब सरकार ने जब कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट ये हुआ कि सरकार की जो टोटल रिवेन्यू था वो कम हो गया, और जब टोटल रिवेन्यू कम हुआ तो हमारा जो पब्लिक डेफिसिट था, जैसे आप फिस्कल डेफिसिट कह सकते हो, बजट डेफिसिट कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जब गवर्नमेंट का रिवेन्यू कम होगा तो गवर्नमेंट की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो सरकार जो है वो जनता के ऊपर पैसा खर्चा नहीं कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो क्योंकि सरकार की इनकम कम है, जब भी सरकार को पूछते हैं ना कि भाई साहब आप बताइए हेल्थ के ऊपर क्यों नहीं खर्चा करते हो, आप वीमेन के ऊपर क्यों नहीं खर्चा करते हो, आप जो है लोअर कास्ट के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हो, सरकार कहती है कि देखो भाई मेरा मन तो बहुत करता है लेकिन मेरे पास जो है रोकड़ा नहीं है। वो रोकड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो काफ़ी कम है, ऊपर से जो ये कम है उसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो भैया जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो सरकार कहाँ से इनिशिएटिव लेगी? ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे जुगाड़ निकाल लेते हैं, जैसे अभी रिलायंस की बात चल रही है आजकल। तो जो मुकेश अंबानी हैं वो क्या करने वाले हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके बीच में उसके अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। सीधी सी बात है भैया, राजा के बाद राजा का बच्चा ही राजा बनेगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे उसके पास एक सक्सेशन टैक्स लगाया जाता है। तो ये ऐसा जुगाड़ निकाल रहे हैं लोग, मुकेश अंबानी ऐसा जुगाड़ निकाल रहे हैं कि जब अपने बच्चों को ये अपने शेयर्स और अपनी इनकम ट्रांसफर करेंगे ना तो इनको टैक्स ना देना पड़े। वेस्टर्न कंट्री में इस तरह के जुगाड़ निकाले जाते हैं, तो इसका तरीका जो है वो इंडिया वालों ने भी निकाल लिया है। तो इस छोटे से आर्टिकल के अंदर यही बताया गया है कि हम जो सीतारमण जी हैं बजट अभी पेश करेंगी कल, या जो सरकार है वो जो पॉलिसीज वगैरह बनाती है वो इस तरह से बनाए कि इस तरह की चीज़ें ना हो पाएँ और सरकार को इन कंपनी से ज़्यादा रिवेन्यू हो सके। ठीक है, बस ये छोटा सा आर्टिकल था, वैसे इसमें कुछ खास था नहीं। खैर, अगला जो आर्टिकल है वो है ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में। आप सभी को इसके बारे में अच्छे से पहले से पता ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे होता क्या है ना, जैसे फेसबुक है, गूगल है, अमेजोन है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बिलियनियर और डॉलर कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, ये क्या करती हैं? ये जैसे मान लो एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे फेसबुक है, फेसबुक का जो ज़्यादातर रिवेन्यू जनरेट होता है वो होता है यूएसए से, लेकिन फेसबुक का जो ऑफिस है वो कहाँ है? वो है मान लो मलेशिया में, ठीक है, थाईलैंड में। तो वहां पे इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, यूएसए से इनकम यूएसए से होती है लेकिन टैक्स वो वहां पे करते हैं। क्यों टैक्स पे करते हैं? क्योंकि वहां पे टैक्स रेट बहुत ही कम होता है। ठीक है, टैक्स रेट बहुत कम होता है, तो इस तरह से पैसा बचाते हैं। जो टैक्स हेवन्स होते हैं, है ना, केमन आइलैंड, बहामस, थाईलैंड, बैंकॉक, इस तरह पे वो पैसा कमाते हैं, आयरलैंड वगैरह। तो उसके लिए पूरी जो हमारा G7 ग्रुप है या G20 ग्रुप है, इन्होंने एक जुगाड़ निकाला। इन्होंने कहा कि ये जो कंपनी है फेसबुक, गूगल वगैरह, ये कम से कम 15% तो टैक्स पे करेंगी, चाहे आप यूएसए के अंदर करो, चाहे थाईलैंड के अंदर करो, बहामस के अंदर करो, भैया 15% तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप जहां मर्जी चले जाएं। ये इनका कहना है। जैसे मान लो एक इंडिया की कंपनी है TCS, ठीक है, उसका पूरा बिजनेस तो इंडिया में होता है, लेकिन वो टैक्स कहां पे करते हैं? बहामस में करते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, मुझे पता नहीं है, ठीक है। मान लो वो टैक्स करते हैं बहामस में। अब बहामस में उन्होंने सिर्फ 5% टैक्स पे किया, बहामस में उन्होंने 5% टैक्स पे किया, तो बाकी बचा हुआ 10% वो इंडिया के अंदर पे कर सकती हैं आफ्टर दिस इनिशिएटिव। अगर ये लागू हो जाता है तो ये जो इंटरनेशनल कंपनीज है ना उनके ऊपर लागू होगा। इससे पता है इंडिया को कितना पैसा मिलेगा? इससे इंडिया को पैसा मिलेगा $0.5 बिलियन। अगर हम डिडक्शन निकाल दें तो ये जीरो है। डिडक्शन भी तो होती है ना, जब आपको टैक्स देना पड़ता है तो उसमें बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं। आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है, LIC के अंदर इन्वेस्ट किया है, या कोई और आपने स्कीम ली है, तो सरकार आपके टैक्स के अंदर छूट देती है। तो अगर सरकार इसको छूट देती है तो ये जीरो हो जाएगा। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि जो 15% है ये काफी कम है, इसे कम से कम 25% करिए।
क्योंकि 25% अगर ग्लोबल मिनिमम टैक्स को कर दिया गया तो उससे इंडिया को लगभग $1.5 बिलियन मिलेगा हर साल, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। इस अमाउंट को हम लोग हेल्थ के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर सकते हैं ना, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स की जो रेट है 15%, दैट इज नॉट सफिशिएंट, इट हैज टू बी अराउंड 25%। ठीक है, लेकिन ये एमएनसी वाले भी बड़े भैया एकदम चतुर चालाक होते हैं, इन्होंने पहले ही जुगाड़ निकाल लिया है इससे बचने का। फेसबुक ने तो अपना नाम ही चेंज कर दिया मेटावर्स, और इन्होंने पैसा और ज्यादा पैसा लोगों से पैसा ऐंठने का और ज्यादा जुगाड़ कर लिया। अब देखिए फेसबुक पे अकाउंट ओपन करने का आपको पैसा नहीं देना पड़ता है ना, लेकिन फेसबुक क्या करेगा फ्यूचर में, मेटावर्स लेके आएगा। मेटावर्स में आप क्या कर सकते हो, वहां पे एंट्री कर सकते हो, दोस्तों के साथ चिल कर सकते हो, आप कॉन्सर्ट को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, और ये सब फ्री में नहीं होगा, सब पैसा देना पड़ेगा। तो फेसबुक, अमेजोन, ये सारी जो कंपनी है डिजिटल कंपनी, गूगल वगैरह, इन्होंने ऑलरेडी जुगाड़ कर लिए हैं अपनी इनकम को बढ़ाने का। तो अगर इनको मान लो 15% टैक्स देना भी पड़ा, उसके बावजूद भी ये नए नए तरीके खोज रहे हैं लोगों से पैसा लूटने का। तो मतलब ठीक है, वही सारी चीजें हो रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस आर्टिकल में बस यही बताया गया है कि ये जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट्स को इन कंपनी से एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये कंपनियां बहुत चतुर चालाक हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। तो बस थोड़ा सा ही था। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में ऑलरेडी हम अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, तो बार बार बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया में भी इस तरह का कानून है अभी, लेकिन जब हम लोग ग्लोबली इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो इंडिया वाले कानून को हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला जो छोटा सा टॉपिक है वो है किसके बारे में, नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में। देखिए स्ट्रीम है मतलब एक पाइपलाइन है बेसिकली। ठीक है, और ये है एक पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन जो है ये रशिया से आएगी, और रशिया से ये आपका बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी तक जाएगी। जर्मनी में जाने के बाद ये जो है पूरे यूरोप का जो पाइपलाइन का ग्रिड है उसके साथ जो है इसको लिंक करेंगे, और पूरे यूरोप के अंदर जो है ये नेचुरल गैस को बेसिकली सप्लाई कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 आज के समय में दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है, क्योंकि यूक्रेन को लेके, है ना। यूक्रेन देखिए अभी प्रेजेंटली क्या होता है, रशिया को अगर यूरोप के अंदर अगर पाइप्स के थ्रू अगर नेचुरल गैस सप्लाई करनी है, वैसे आपको बताता चलूं कि रशिया जो है दुनिया का 40% जो नेचुरल गैस का रिजर्व है वो रशिया के पास है, और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है, और जितना प्रोड्यूस करता है मोस्टली वो यूरोप के अंदर उसको एक्सपोर्ट करता है। तो फिलहाल ऐसा मामला बनता है कि रशिया को अगर यूरोप के अंदर अगर नेचुरल गैस देनी पड़ती है तो वो पाइप के थ्रू देनी पड़ती है, और वो पाइप कहाँ से होके जाती है, वो पाइप होके जाती है बेलारूस से, यूक्रेन से बेसिकली। ठीक है, और इससे यूक्रेन को क्या मिलता है, इससे यूक्रेन को मिलता है पैसा, क्योंकि आप उसकी टेरिटरी से लेके जा रहे हो तो उसको ट्रांजिट फीस मिलती है। तो यूक्रेन को हर साल $2 बिलियन के लगभग का बेनिफिट होता है इसकी वजह से। और यूक्रेन और रशिया के बीच में तो यू नो वेरी वेल के पंगा चल ही रहा है। अब आप सोच के देखिए, मान लो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, तो यूक्रेन क्या करेगा, यूक्रेन रशिया की सप्लाई काट सकता है, वो पाइपलाइन को रोक देगा, सीधी सी बात है। और रशिया का जो 40% के लगभग बजट है भैया, वो पूरे का पूरा पेट्रोल और नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कह सकते हो आप इस तरह से कि रशिया की जो गर्दन है ना, वो बेसिकली कहीं ना कहीं यूक्रेन के हाथ में है, क्योंकि यूक्रेन ने अगर इस पाइपलाइन को रोक दिया तो आप ये समझ लीजिए कि रशिया का पूरा बजट बिगड़ जाएगा, और यूरोप के अंदर जो है सप्लाई भी बंद हो जाएगी। तो यूक्रेन को बाईपास करना चाहता है रशिया, और जिसकी वजह से ये पाइपलाइन को जो है बाल्टिक सी के अंदर से निकाला गया है। ये जो है पूरे का पूरा थोड़ा मामला फंसता है। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार इस पाइपलाइन को निकाला जा रहा है, पहले भी एक और पाइपलाइन है जिसे कहते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2। ठीक है, 2011 में बनकर तैयार हुई थी, अभी भी वो काम कर रही है। अभी हम लोग बना रहे हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2, पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 थी, अभी बना रहे हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2, जो कि 2021 में बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये जो दोनों पाइप है मिलके कितना करेंगी, 110 बिलियन क्यूबिक मीटर जो नेचुरल गैस है वो यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करेगी, जिससे यूरोप की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी बेसिकली। ये जो है यहाँ पे पूरे का पूरा मामला बनता है। अब देखिए, अभी तक खैर इसको नॉर्ड स्ट्रीम 2 को अप्रूवल मिला नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट कंसर्न है थोड़े से। जर्मनी ने खुद इसको अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है उसकी पार्लियामेंट ने, क्योंकि थोड़ा सा क्लाइमेट को फुलफिल अभी नहीं करता है, और भी जो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसने भी फिलहाल इसको अप्रूवल नहीं दिया है। ये सारे का सारा मामला है। लेकिन यूरोप को इसकी जरूरत क्यों है, अब ये भी तो सोच रहे होंगे ना, सर यूरोप को इसकी जरूरत क्या है। यूरोप को इसकी जरूरत इसलिए है, खासकर जर्मनी और बाकी यूरोप, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कोल और थर्मल पावर प्लांट को अपनी कंट्रीज में बंद कर रहे हैं। जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट थे या जो न्यूक्लियर बेस्ड थर्मल पावर प्लांट थे, इसको बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। और ग्रीन टेक्नोलॉजी को मूव करने का मतलब ये नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस इज मच मच ग्रीनर देन द कोल एंड द पेट्रोलियम, राइट। तो ये नेचुरल गैस की तरफ मूव कर रहे हैं।
तो भैया ये कतार से यूएसए तो इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब यूएसए से तो पाइपलाइन नहीं बिछा सकते, वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, और कतार से भी नहीं लेके आ सकते, तो कहाँ से लेंगे? रशिया से लेंगे। तो यूरोप की अपनी मजबूरी है, और वैसे भी रशिया में इस समय जो नेचुरल गैस का प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो ये यूरोप चाहता है कि वो अपनी सप्लाई को इंश्योर करे थ्रू रशिया। तो इससे रशिया को क्या बेनिफिट होगा? रशिया को तो बेनिफिट सीधा सीधा सी बात है, उसकी नेचुरल गैस खरीदेंगे तो बेनिफिट होगा, उसकी जीडीपी स्ट्रांग होगी। यूरोप को इससे क्या बेनिफिट है? क्योंकि वो अपनी गैस को इंश्योर कर सकता है ना। उसके पास फिलहाल रिप्लेसमेंट है नहीं। हालांकि यूरोप चाहता नहीं है कि रशिया के साथ इतने खास रिलेशन बनाए, लेकिन मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो इस समय बेसिकली वो इसी मुद्दे के ऊपर टिके हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं। ऑब्जेक्शन क्या है? अमेरिका का कहना है कि अमेरिका इस चीज़ को इसलिए जो है वो अपोज कर रहा है क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 अगर लागू हो गया, अगर ये ऑपरेशनल हो गया, तो यूरोप जो है वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, जो कि यूरोप के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि रशिया कभी भी चाहे तो उसको जियोपॉलिटिकल प्रेशर बना सकता है जर्मनी के ऊपर, यूरोप के ऊपर। अगर वो थोड़ा सा भी आंख दिखाने लगेंगे तो रशिया बोलेगा देखो ज़्यादा आंख मत दिखाओ, मैं सप्लाई बंद कर दूंगा, सीधी सी बात है। तो वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगा, और जब यूरोप प्रेशर में आएगा तो अमेरिका भी प्रेशर में आएगा। तो ये जो नाटो के साथ रिलेशन है रशिया का, उसको लेके जो है पूरे का पूरा यहाँ पे थोड़ा एंगल बनता है। यूक्रेन तो खैर इसको अपोज कर ही रहा है, क्योंकि यूक्रेन का जो $2 बिलियन का इनकम होता है सालाना, वो पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। यूक्रेन के बहुत बड़ा इनकम सोर्स यहाँ पे चला जाएगा। वो सारी चीज़ें हैं। और इवन क्लाइमेट को लेके भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न देखे गए हैं, है ना। कुछ लीकेज वगैरह बाई चांस वहाँ पे हो गया तो आप समझ सकते हो बाल्टिक सी में कितना पॉल्यूशन हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे एंगल यहाँ पे बनते हैं। तो अभी इसके ऊपर डाउट बना हुआ है, बन के तैयार हो गई है, अभी अप्रूवल मिलना बाकी है। लेकिन यूक्रेन में अभी जो क्राइसिस चल रहा है, उस क्राइसिस को देखते हुए लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन ने जो है रशिया को खास संकेत दे दिए हैं। बेसिकली उन्होंने कहा है कि अगर आपने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो हम नोड 2 को क्लियरेंस नहीं देंगे। तो सब जो है एक दूसरे के साथ वो, मतलब ये तो आप ये समझ सकते हो कि सांप सीढ़ी का खेल है, जो चेस होती है ना, शतरंज का खेल है भैया। तो अपने अपने पासे चल रहे हैं सभी लोग, उस पासे में कहाँ किसकी जीत होगी, कहाँ हार होगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इसमें जो नुकसान होगा सबसे बड़ा वो यूक्रेन को ही होने वाला है बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे। तो यही था उसके बारे में थोड़ा सा। अब आज का देख लेते हैं एक बार के एडिटोरियल सेक्शन क्या कहता है। बजट के बारे में है, सरकार को इसमें जो है गाली वाली अच्छी खासी दी गई है, काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। बेसिकली क्या कहा है देखिए, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अभी एक रिपोर्ट निकाली थी, इनइक्वालिटी रिपोर्ट, और जिस रिपोर्ट का टाइटल था इनइक्वालिटी किल्स, है ना। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इनका कहना है कि भैया दुनिया के जो आधे से ज़्यादा गरीब हैं वो इंडिया में रहते हैं। तो सोचने की बात है, दुनिया के आधे से ज़्यादा गरीब लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया जो रिचेस्ट 142 लोग हैं ना, उनकी इनकम पिछले दिनों मतलब पेंडेमिक के समय के बाद से लगभग दुगनी हो गई है। जबकि जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसकी इनकम पहले से जो है 1/3 हो गई है। तो इनकी डबल होती जा रही है, उनकी बेचारों की कम होती चली जा रही है। सोचने की बात है। तो ये जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, सर्विसेज का जो गैप है, डिजिटल जो डिवाइड है, इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? यूनियन बजट के थ्रू। यूनियन बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है इन सारी की सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। और क्यों करना भी चाहिए? क्योंकि सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली, सरकार को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप इन चीज़ों को एड्रेस कीजिए। जैसे डीपीएसपी, जैसे हमारा आर्टिकल 38 एंड 39 है डीपीएसपी, वो क्या कहता है? वो कहता है कि समाज में इनइक्वालिटी को कम कीजिए, जो वेल्थ का कंसंट्रेशन होता है किसी खास लोगों के हाथ में, उसको दूर कीजिए, सोसाइटी को सोशलाइट बनाइए, उसको सोशलाइज कीजिए, है ना। तो सोशलिज्म की बात करता है। तो आर्टिकल 38 और 39 के तहत भी सरकार को गरीबों के बारे में सोचने की जरूरत है। तो वैसे भी आपको अपनी डीपीएसपी के बारे में पता होना ही चाहिए, राइट। लेकिन सरकार क्या कर रही है? इसको उल्टा कर रही है। दुनिया का मेरे ख्याल से इंडिया का एकमात्र ऐसा कंट्री होगा जिसने मतलब पेंडेमिक के समय में हेल्थ बजट को डिक्लाइन किया है, डिक्रीज हुआ है हमारा हेल्थ बजट, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है यार। हेल्थ बजट डिक्लाइन हुआ है मतलब आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और सिर्फ यही नहीं, जो सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर होता है, जैसे बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है ना, इस विधवा पेंशन दी जाती है, ये भी डिक्लाइन हुई है। डिक्लाइन इन द सेंस अब ये कह सकते हो कि पिछले 10-15 साल से इनकी बेचारों की जो पेंशन है ना, वही 200, 300, 400 रुपए है, इंक्रीज ही नहीं हुई है भैया। सोच के देखो, 2010 में भी आपको 300 रुपये मिलता था और 2021 में भी आपको 300 रुपये मिलते हैं वृद्धा पेंशन। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे कई सारे स्टेट में काफ़ी ज़्यादा भी है, हरियाणा में शायद 2000 के लगभग है,
बट बहुत सारे स्टेट में अभी भी वो 300-400 के आसपास ही है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक चिंता का विषय है ना। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ तो सरकार जो है हेल्थ के ऊपर खर्चा कम कर रही है, एजुकेशन को जो है काफ़ी ज़्यादा कम खर्चा कर रही है। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, मतलब पॉलिटिशियंस की बेसिकली यहाँ पे बात कर सकते हो, उनकी सैलरी ने, सरकार ने उनकी सैलरी बढ़ा दी है और उनकी पेंशन भी बढ़ा दी है। इवन जो सरकारी महकमे में काम करते हैं, जिसे हम लोग पे कमीशन बोलते हैं, उनकी सैलरी भी इंक्रीज कर दी गई है। तो भैया एक तरफ तो आप पॉलिटिशियंस की और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसका आपने हेल्थ बजट भी काट दिया, उसकी आपने पेंशन भी काट दी। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत लोगों को अनाज वगैरह दिया जाता है सस्ते दाम पे, और मनरेगा के तहत जिसके अंदर लोगों को जो है वो 100 डेज का जो है वो जो प्रोवाइड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है, सरकार ने इसका बजट भी कम कर दिया है दोनों का। ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है, जबकि इनका बजट तो बढ़ाना चाहिए। पिछले 2 साल में मनरेगा में पहले से डबल लोग काम ढूंढ रहे हैं, काम तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन सरकार पैसा नहीं दे रही है। ये भी बहुत एक चिंता का विषय है। एक चीज आपको और बताऊं, 2011 में हमारा लास्ट सेंसस हुआ था। उस 2011 के सेंसस के तहत जिन लोगों को फूड मिलता था, सरकार की वेबसाइट पे आज भी वो नंबर उतने ही हैं जितने 2011 में थे। आप ये सोच के देखिए कि पिछले 10 साल में बेनिफिशियरी की पॉपुलेशन को सरकार ने बढ़ाया ही नहीं, उसको फ्रीज कर दिया है, जिससे लगभग 10 करोड़ की लगभग जो पॉपुलेशन है उसको मनरेगा के तहत या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने उनकी पॉपुलेशन बढ़ा ही नहीं 2011 के बाद। उनका कहना है कि भैया जो नया सेंसस आएगा ना 2021 में, 21 का जो सेंसस आएगा, तब हम लोग इसको अपडेट करेंगे। तो ये भी बहुत ही सोचने का मुद्दा है। पोर्टल इज क्लोज, या तो बंद हो गया है या फिर वहां पे नई एंट्री की नहीं गई है। इवन प्रायोरिटी जो हाउस होल्ड थे, जो एनएफएस से, मतलब हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यहाँ पे जो अंत्योदय फैमिली थी, मतलब पुअरेस्ट पुअर फैमिली थी, उनके नंबर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो ये भी एक जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है काफ़ी। और भाई एजुकेशन का तो आप नाम ही मत लीजिए, है ना। एजुकेशन में जो हालत हो गई है, बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में गए ही नहीं, है ना। बहुत सारे गरीब हाउस होल्ड थे, जो फैमिलीज थी, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है और वो बेचारे क्या करें, दिहाड़ी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जो एजुकेशन लेके फ्यूचर बना सकते थे, वो बेचारे अभी कहीं भट्टे पे काम कर रहे हैं, कहीं पे चाय की दुकान टापरी पे काम कर रहे हैं, कहीं पे पोछा लगा रहे हैं। कितना अनफॉर्चुनेट है ये। तो सरकार को एजुकेशन के ऊपर भी खर्चा करना चाहिए, लेकिन सरकार ने यहाँ पे भी बजट को 6% तक कट कर दिया, जो कि बहुत ही एक चिंताजनक, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही कंसर्न एक चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके अंदर काफ़ी डेटा दिया हुआ है एक्चुअली, आर्टिकल के अंदर मैंने डेटा को ज़्यादा इंक्लूड किया नहीं, ठीक है, तो वो आप थोड़ा देख लो। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, इसका सोल्यूशन भी इन्होंने बताया है। तो वो आर्टिकल मैं हमेशा पसंद करता हूँ जहाँ पे प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी बताया गया हो। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इन्होंने ये कहा है कि इंडिया का जो 142 बिलियनियर्स हैं, आप इनके ऊपर जो है क्या करना, आपने इनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाइए, वेल्थ टैक्स। अगर आपने इनके ऊपर 2% वेल्थ टैक्स लगा दिया, ठीक है, और 33% अगर इनहेरेंट टैक्स भी अगर आपने लगा दिया, तो सरकार को 11 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा हर साल। अब ये 11 लाख करोड़ रुपए कहाँ खर्चा कर सकते हैं? मनरेगा पे खर्चा कर सकते हैं, फूड पे खर्चा कर सकते हैं, फर्टिलाइजर पे कर सकते हैं, हेल्थ पे कर सकते हैं, एजुकेशन पे कर सकते हैं। तो भैया जो सबसे अमीर, जो क्रीमी लेयर है सोसाइटी की, उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा टैक्स लगाइए। उस देखिए 1% से 2% से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन गरीबों की हालत में सुधार हो जाएगा। ये सॉल्यूशन इन्होंने बताया गया है। हालांकि सॉल्यूशन में और पॉइंट भी लिखे जा सकते थे, लिखे भी जा सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में सिर्फ इतना बताया गया है, तो हम लोग सिर्फ आर्टिकल तक ही थोड़ा सा लिमिटेड रहेंगे। आप अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का। सरकार का कहना है कि मेरे पास पैसा नहीं है, उनका तो सीधा आर्गुमेंट है ना। अगर मैं हेल्थ पे खर्चा करता हूं तो एजुकेशन के लिए नहीं बचता, एजुकेशन पे करता हूं तो आपका जो है पेंशन के लिए नहीं बचता, पेंशन के लिए करता हूं तो डिफेंस के लिए नहीं बचता। तो हालत थोड़ी सी खराब है सरकार की, उनका ऐसा कहना है। तो पैसा कहां से जुगाड़ कर सकते हैं? जो बहुत अमीर लोग हैं, टाटा बिरला अंबानी जैसे, इनके ऊपर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हो, ठीक है, तो उससे बेनिफिट होगा। तो ये था इसका पूरे का पूरा आर्टिकल का पूरा निचोड़। और जो है
ये एक आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा जो आर्टिकल आपको करना है कर सकते हो, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स का जो के बारे में वेस्ट बंगाल में वो आप पढ़ सकते हो। DLI स्कीम के बारे में ये रिकमेंडेड है, ये आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। कुछ नोट्स अगर आपको बनाने हैं यहाँ से आप डेफिनेटली बना सकते हो। समय की कमी से हम लोग नहीं कर पाए हैं, बट ठीक है। EPFO को लेकर भी थोड़ा सा अगर आपको करना है कर सकते हो। वैसे तो कुछ खास इसमें मुझे लगा नहीं था UPSC के पर्सपेक्टिव से, बट ठीक है, थोड़ा पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। बस दोस्तों यही था आज के सेशन में, तो कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। बाकी फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि एक तो वीडियो को लाइक किया करो यार, शेयर किया करो दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। तो कुछ भी करो लेकिन एंगेजमेंट बना के रखा करो। बाकी हमारा जो टेस्ट सीरीज है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो बिल्कुल ऑन है, जाइए ज्वाइन करिए, फ़ायदा उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाइए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।